नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन को जो है वो एज पर लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट सिलेबस ही जो है वो डिस्कस किया जाएगा और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी हम डिस्कस जो है वो करेंगे। अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं अ लेजिस्लेटिव सिचुएशन वेयर नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी और प्री पोल अलायंस सिक्योर्स अ सिंपल मेजोरिटी और सीट्स इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि एक विधायी स्थिति जहां कोई भी राजनीतिक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन सीटों का साधारण बहुमत हासिल नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बात एक ऐसी सिचुएशन की गई है जहां पर जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। तो उस सिचुएशन को जो है वो हंग असेंबली जो है वो बोलते हैं। हंग असेंबली ऑप्शन सी सही आंसर है। ये अभी चर्चा में भी था, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हंग असेंबली होता क्या है। देखिए हंग असेंबली एक ऐसी असेंबली की सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हुई है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी विधानसभा है जहां पर 100 सीटें जो हैं वो टोटल हैं। अब 100 में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो कायदे से एटलीस्ट 51 सीट्स तो चाहिए ही चाहिए। परंतु अब यहाँ पर क्या दिक्कत आई, यहाँ पर जो है वो अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 51 सीट्स जो है वो नहीं जीत पाती है, तब उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हंग असेंबली जो है वो बोल दिया जाता है। ऐसा ही सिमिलर सिनेरियो अभी हमें तमिलनाडु में जो है वो देखने को मिला। तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में आप सभी जानते हैं कि टीवीके के द्वारा जो है वो वहाँ पर बहुमत, पूर्ण बहुमत जो है वो, इनकी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर जो है वो सीट्स जो है वो जीती गई, परंतु पूर्ण बहुमत उनको जो है वो प्राप्त नहीं हुआ। अब जो तमिलनाडु स्टेट है ना, वहाँ पर 234 टोटल सीट्स जो है वो आती हैं। अब 234 सीट्स वहाँ पर आती हैं। अगर किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उनको कितनी सीट्स चाहिए, यहाँ पर इनके 234 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 117 हो जाएगा। एटलीस्ट उस पार्टी को 118 सीटें जो है वो सरकार बनाने के लिए जो है वो चाहिए। ये जो टीवीके पार्टी जो था वो जीती थी, यहाँ पर टीवीके पार्टी की तो अपनी एटलीस्ट 107 ही सीटें जीती थी, कहीं कहीं पर 108 भी लिखा गया है, परंतु विकिपीडिया के अनुसार टीवीके के द्वारा 160 ही सीटें जो था वो जीती गई थी। अब टीवीके 107 सीटें तो जीत लेती है, सबसे ज्यादा सीटें भी टीवीके के द्वारा ही जीती गई, परंतु पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था। इसको जरूरत पड़नी थी किन्हीं और अलायंसेस की। तो अलायंस बनाने के लिए जो है वो इसने अलग अलग बार अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस बनाया, परंतु जब तक गवर्नर के पास जाते थे, कई बार गवर्नर सेटिस्फाई वहां से नहीं हो पाते थे, कई बार पार्टियों का जो है वो क्लियर वहां से जो है वो क्लियर जो है वो वहां से उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता या फिर सहमति नहीं जो था वो आती थी। तो 2-3 बार तो वो गवर्नर के साथ मिले भी, परंतु नहीं सरकार बन पाई। एटलीस्ट उन्होंने सरकार वहां पर बना ली, उनको बाकी पार्टियों का सहयोग जो है वो मिल गया, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का मिल गया और भी छोटी छोटी पार्टी थी, सीपीआई सीपीएम थी, वहां पर उनका सहयोग भी जो है वो उनको मिल गया और उन्होंने जो है वो सरकार जो है वो एटलीस्ट बना ही जो है वो वहां पर ली। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो आपने ध्यान रखना है कि वहां पर सिचुएशन जो पैदा हुई थी वो हंग असेंबली की सिचुएशन पैदा हुई थी। वहां पर 234 टोटल सीट्स हैं, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली। अब वहां के जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन बने हैं, अगर हम बात करते हैं वहां पर कि चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, तो विजय सी जोसेफ विजय, ये एक एक्टर भी हैं, आपने अक्सर जो है वो इनको तमिल की फिल्मों में देखा होगा। तो ये जो है वो यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बने हैं। तो अब ये चीफ मिनिस्टर फाइनली बन चुके हैं, परंतु हंग असेंबली की सिचुएशन क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और टर्म दी गई है, लेम डक सेशन। तो ये लेम डक सेशन जो है वो क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेम डक सेशन जो है वो इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो फाइनल सेशन को बोलते हैं। किसी भी लोकसभा का जो है जो फाइनल सेशन होता है किसी भी लोकसभा का, मतलब 5 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, लेम डक सेशन उसको बोलेंगे जो उनका फाइनल सेशन होगा अगली लोकसभा स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो उसको जो है वो लेम डक सेशन जो है वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो बोलते हैं कि भारतीय जो बोलते हैं भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान है जो राज्य को कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत के लिए जो है वो प्रावधान करने का निर्देश जो है वो देता है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मैटरनिटी रिलीफ की भी बात की गई है और ऐसी स्थितियां पर जो ह्यूमन कंडीशंस हैं उनमें इंसान को काम करवाना है या फिर करना चाहिए, उन सिचुएशंस की भी जो है वो बात की गई है। अब ये बात कौन से आर्टिकल में जो है वो की गई है, तो ये बात आर्टिकल नंबर 42 में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की गई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अलग अलग आर्टिकल आते हैं।
हमारे पास जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो आती हैं। जो DPSP हमारे पास आते हैं इसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो इसमें आते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो इसमें आते हैं। अब देखिए जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आते हैं उसमें बोला गया है कि ह्यूमन कंडीशन एंड वर्क, जो वर्क की है वो ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब काम करने, ऐसा नहीं कि मतलब जानवरों की तरह इंसान से काम करवाया जा रहा है। और महिलाएं जो है वो उनको मैटरनिटी रिलीफ भी मिलेगा, ठीक है, और वो मिलता भी है। वो आर्टिकल नंबर 42 में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 41 में क्या बात की गई है? आर्टिकल नंबर 41 में बात की गई है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो बोलते हैं कि राइट टू वर्क होना चाहिए, इंसान का अधिकार है कि उसको काम करने का अधिकार मिले, और बोलते हैं उसको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, उसको जो है वो पब्लिक असिस्टेंस भी मिलनी चाहिए। अगर इन केस ऑफ वो अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है कुछ उसकी, तो उस हिसाब से उसको ये मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 43 भी आता है, इसमें बोलते हैं टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक मतलब अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ का होना चाहिए। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज जो है वर्कर्स की जो है वो होनी चाहिए। ये इसमें आर्टिकल 43 में बात जो है वो की गई है। आर्टिकल 44 बड़ा ही प्रोमिनेंट आर्टिकल है, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन बने हैं। ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पढ़ चुके हैं, अब अलग अलग स्टेट इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जैसे पहले हमने उत्तराखंड देखा था, फिर गुजरात की बात आई थी दूसरे नंबर पर, तो वो हमने देखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बोलते हैं यहाँ पर व्हाट डे ऑफ वीक वाज 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को बोलते हैं कौन सा, बोलते हैं सप्ताह का कौन सा दिन जो था वो था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 की, ऐसे क्वेश्चन तो कई बार रीजनिंग में भी जो है वो पूछ ले जाते हैं, जीके में भी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। और 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन जो था वो इंडिया को इंडिपेंडेंस जो था वो मिली थी। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो हुआ करता था वहाँ से जो है वो इंडिपेंडेंस इंडिया को जो था वो मिली थी। और बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे जो था वो उस दिन था। ऑप्शन बी इसका फ्राइडे जो है वो शुक्रवार उस दिन जो था वो था। अब 15 अगस्त को जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस भी जो है वो मिली। उसके बाद अलग अलग सरकारें यहाँ पर बनी। जो पहली बार सरकार बनी थी वो जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो सरकार यहाँ पर जो था वो बनी थी। अब 1947 की जब बात हो रही है तो 1947 में ही जो है वो पहली कैबिनेट भी बनाई गई थी फ्री इंडिया की। उसमें जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू जो था वो बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो होम मिनिस्टर बनाया गया था। होम मिनिस्टर के अलावा इनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री थी वो भी दी गई थी। और इसके अलावा जो है जो इंपॉर्टेंट मेन मिनिस्टर बनाए गए थे उनमें जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं बाद में चलकर प्रेसिडेंट भी जो है वो बने थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे। इनके मतभेद भी बाद में चलकर हुए और इन्होंने रिजाइन भी कैबिनेट से जो था वो कर दिया था। जगजीवन राम बनाए गए थे, ये लेबर मिनिस्टर जो था वो बनाए गए थे। वैसे ही हेल्थ मिनिस्टर जो है वो राजकुमारी अमृत कौर बनाई गई थी, हिमाचल से ये संबंध रखती थी, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह भी थे एक, ये डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम जो था वो बनाए गए थे। तो ये मिनिस्टर्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वो पहली कैबिनेट में किसके पास थी। आगे बोलते हैं व्हाई डिड शिवाजी डिसाइड टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी। तो बोलते हैं चौथ और सरदेशमुखी। पहले तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि चौथ और सरदेशमुखी जो है वो किसके द्वारा जो है वो कलेक्ट जो था वो किया जाता था। तो देखिए चौथ और सरदेशमुखी जो है वो किसके द्वारा, शिवाजी के द्वारा जो है वो कलेक्ट जो है वो किया जाता था। अब ये क्यों कलेक्ट किया जाता था? ये कलेक्ट किया जाता था टू इंक्रीज दी सोर्स ऑफ इनकम, ताकि वो ये टैक्सेस की तरह लगाया गया था और अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जो है वो बढ़ाने के लिए ये लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी जो है वो मराठा प्रशासन में 17वीं और 18वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के द्वारा लागू किए गए थे। दो मुख्य ये कर हुआ करते थे जो साम्राज्य विस्तार और वित्तीय मजबूती के साधन भी जो था वो बने थे। चौथ में कुल राजस्व का जो 1/4 हिस्सा था यानी कि 25% जो था वो लिया जाता था, जो गैर मराठा क्षेत्रों से सुरक्षा के बदले जो था वो लिया जाता था। मतलब जहां पर मराठाओं के जो है वो रूलर नहीं है वहां से ये 1/4 हिस्सा जो है वो लिया जाता था। सरदेशमुखी में जो है वो अतिरिक्त 10% कर लिया जाता था। ये जो है वो वंशानुगत अधिकार के दावे पर जो है वो वसूला जाता था। तो ये 10% अतिरिक्त जो था वो लिया जाता था। चौथ ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि चौथ जो लिया जाता था वो कौन से हिस्सा जो है वो लिया जाता था। उसमें 1/4 हिस्सा यानी कि 25% जो था वो लिया जाता था। चौथ मुख्य अंतर क्या थे इनके? बोलते हैं
जो चौथ था वो 25% लिया जाता था, सरदेशमुखी 10% लिया जाता था। चौथ सुरक्षा के बदले लिया जाता था और सरदेशमुखी जो है वो श्रेष्ठता के दावे के बदले जो था वो लिया जाता था। वित्तीय भूमिका इनकी क्या थी, इनसे जो है वो मराठा साम्राज्य जो है वो थोड़ा सा समृद्ध हुआ, फाइनेंशियली जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ जब पैसा उनके पास आया। चौथ का जो राजस्व मराठा सरदारों में बंट जाता था, जबकि सरदेशमुखी छत्रपति के निजी खजाने में जो था वो जाता था। ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जो है वो छत्रपति के ही खजाने में आते थे, नहीं, कुछ चौथ जो था वो उसका क्या होता था, वो मराठा सरदारों में बनता था, सरदेशमुखी जो है वो छत्रपति के निजी खजाने में ही जो था वो रहता था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए, मतलब जो टीचर जैसे एग्जाम है आपके और भी बाकी एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं और टाइमली जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा ही लिमिटेड समय है। इसमें आपको तैयारी भी करनी है, रिवाइज भी करना है, सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। साथ में ही तैयारी अगर आप कर रहे हैं अपने आने वाले दूसरे एग्जाम्स के लिए, जैसे पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, तो इन दोनों एग्जाम को आप एक ही टेस्ट शीट से जो है वो कवर कर सकते हैं और इस टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों टेस्ट जो है वो एक ही टेस्ट शीट से जो है वो कवर हो जाएंगे और ये पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट शीट्स भी जो है वो आपके लिए जो है वो रहने वाली है। तो इस टेस्ट शीट्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। और साथ में ही जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम अलग से निकला हुआ है, उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स से आप जो चाहे टेस्ट शीट जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द बुक एंटाइटल्ड स्प्रिंगिंग टाइगर इज अ बायोग्राफी ऑफ। तो ये किताब है स्प्रिंगिंग टाइगर। बोलते हैं स्प्रिंगिंग टाइगर नामक किताब जो है वो किसकी जीवनी है। देखिए स्प्रिंगिंग टाइगर नामक किताब जो है वो चंद्रशेखर आजाद की जो है वो जीवनी है। किसकी? चंद्रशेखर आजाद की जो है ये जीवनी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जब यहाँ पर बात हो रही है तो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आपको क्या क्या जो है वो ध्यान रखना है, क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए जब भी हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद जैसे महान जो लीडर थे उनकी बात होनी जरूरी है। ये जो है वो 27 फरवरी 1931 में एल्फर्ड पार्क में जो है वो इनका जो है वो एक तरह से कह सकते हैं शहीद जो था ये हुए थे। इन्होंने जो है वो खुद को ही गोली जो था वो मार ली थी। ठीक है, एल्फर्ड पार्क को जो है वो बाद में चलकर आजाद पार्क का नाम भी जो है वो दिया गया। अब देखिए ये कहानी बड़ी लंबी जो है वो जुड़ती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और बोलते हैं 1919 में जो है वो बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए थे। तो ऐसी घटनाओं से ना इनके दिल को जो है वो बड़ी ठेस भी पहुंचती थी। बाद में चलकर ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथ जो था ये जुड़े। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथ जब ये जुड़े तब भी जो है वो इनके और भी जो है वो सहयोगी रहे। बाद में चलकर काकोरी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, काकोरी ट्रेन रोबरी जिसको बोलते हैं वो हुई थी, उसमें भी जो है वो इनका क्रूशियल रोल जो था वो रहा था। भगत सिंह के साथ इन्होंने मिलकर जो था वो काम किया था। मतलब इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी उसमें जो है वो इनका योगदान जो है वो कहीं ना कहीं पर रहा। परंतु जो है वो बाद में चलकर जॉन सैंडर्स की हत्या की गई थी, उसमें जो है वो इनको दोषी जो था वो पाया गया था। अब इन्होंने जो है वो अंग्रेजों के हाथों पकड़ा जाना जो है वो सही नहीं समझा और इन्होंने खुद को ही जो था वो गोली मार ली थी और खुद ही जो है वो ये शहीद जो था वो हो गए थे। ठीक है, ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इनकी जो किताब है वो आपको पता चल गया। इनका नाम वैसे आजाद था भी नहीं। जब ये एक बार मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो इनको पेश किया गया तब इन्होंने कह दिया कि इनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने बोल दिया कि मेरा नाम है आजाद। और उनके फादर का नाम पूछा गया तो इन्होंने बोल दिया आजाद। फादर एज द स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस के रूप में इन्होंने फादर को दिखाया। ठीक है, तो इस तरह से इनका नाम वहीं से चंद्रशेखर आजाद जो था वो फिर पड़ गया था। ये पता चल गया आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द डेक्री कॉल्ड महजर इशूड ड्यूरिंग अकबर रेन। तो बोलते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान महजार नामक डिक्री जो था वो किस वर्ष जो था वो जारी की गई थी। अब बोलते हैं ये जो महाजार जारी की गई थी ये अकबर के कार्यकाल के दौरान की गई थी और ये महाजार जो था वो बोलते हैं अकबर के कार्यकाल के दौरान कब जारी की गई थी, ये 1579 में जो था वो जारी की गई थी। कब? 1579 में। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। महाजार नामा भी इसको बोलते हैं, ये अकबर के द्वारा 1579 में जारी किया गया था। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम जाने कि क्या था क्या नहीं था, ये जो है वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। इसको धार्मिक दस्तावेज के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो है वो अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक यानी कि इमाम आदिल बना दिया गया
और बोलते हैं शेख मुबारक द्वारा तैयार किया ये महजर जो है वो महजर को जो है वो इस उद्देश्य से लाया गया था ताकि जो लोगों का जो है वो एक रूढ़िवादी सोच है, धर्मों को लेकर अलग अलग सोच है, धर्मों में जो है वो सामंजस्य स्थापित किया जाए, तब इसको जो था वो लाया गया था। धार्मिक जो विवाद होते थे उनमें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी फिर अकबर के पास ही जो था वो रखा गया था। अकबर जो है वो अलग अलग धार्मिक विद्वानों की सहायता से जो है वो निर्णय जो था वो लेता था। 1579 में जो है वो ये जो है वो बनाया गया, ये फिर जारी जो था वो किया गया था। अकबर के बारे में ये पता चल गया। अकबर के कार्यकाल के दौरान आप क्या पढ़ते हैं? अकबर के कार्यकाल के दौरान आप पढ़ते हैं पानीपत की बैटल। ये जो पानीपत की बैटल थी इसके बारे में आप क्या पढ़ते हैं कि पानीपत का युद्ध 2 नंबर का जो हुआ था वो अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अब यहाँ पर ना एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हुआ कब था, तो ये 1556 में हुआ था, ठीक है। अब ये हुआ किस किस के बीच में था? अकबर तो उस टाइम छोटा हुआ करता था, तो इसमें जो है वो मुगल सेना, अकबर की जो मुगल सेना थी और सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य के बीच में जो था ये हुआ था। ये ध्यान रखना है कि अकबर की जो मुगल सेना थी उसमें जो है वो जो नेतृत्व कर रहे थे, तो अकबर का संरक्षक जो है वो बेरम खान को बनाया गया था, तो बेरम खान जो था वो उस टाइम लीड कर रहे थे। दूसरी और ये हेमचंद्र विक्रम आदित्य जो था वो थे, जिनको आप हेमू के नाम से भी जो है वो हिस्ट्री में जानते हैं। अभी एक एग्जाम में हम क्वेश्चन की बात कर भी रहे थे कि HPRCA ने जो है वो ऐसा हेमू नाम नहीं दिया था, उन्होंने ये हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम जो था वो दिया था। तो कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर बच्चे यहाँ पर कि ये हेमचंद्र विक्रमादित्य कौन आ गया, क्योंकि अक्सर किताबों में हेमू हेमू कर ही पढ़ेंगे और उसका छोटा नाम हेमू ही याद रहेगा। पेपर में हेमू ना आकर हेमचंद्र विक्रमादित्य आ गया तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी वहां पर हो जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, तो ये डंकन मार्ग जो है वो किसके बीच में जो है वो स्थित है? ये जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, और अंडमान निकोबार में भी ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है वो स्थित है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात अंडमान निकोबार की जो है वो कर रहे हैं, तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड आता है उसको कितने डिग्री चैनल से जो है वो सेपरेट किया जाता है? तो वो 10 डिग्री चैनल से जो है वो सेपरेट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है वो बना है कि ये 10 डिग्री चैनल से जो है वो सेपरेट जो है वो होता है। अंडमान निकोबार अभी चर्चा में भी है फॉरेस्ट को लेकर, क्योंकि वहां पर कोई प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। अब उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, जो ट्राइबल लोग हैं उनको विस्थापित किया जाएगा, तो बहुत सारे कंसर्न जो है वो उस प्रोजेक्ट के हैं। तो अब वो प्रोजेक्ट भी जो है वो चर्चा में जो है वो आ रहा है। देखिए बेसिकली बात तो सही है कि हमारा जो एनवायरनमेंट आजकल आप देख रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाएगी, या फिर गर्मियाँ लेट आएंगी, या फिर सर्दियाँ लेट आएंगी, या फिर जल्दी आ जाएंगी। क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस भरा बिहेवियर जो है वो रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही की जाती है, एनवायरनमेंट को नहीं समझा जाता। अगर एनवायरनमेंट को भी जो है लिविंग क्रिएचर समझा जाए, उसको भी जीते जाते इंसान की तरह समझा जाए, तब शायद ये चीज़ें बच सकेंगी। अदरवाइज जैसे ही पेड़ कटते रहे, ऐसे ही जो है वो वनस्पति को ख़त्म करते रहे, ट्राइबल लोग भी ख़त्म होते रहे, तब तो एक दिन समझ लीजिए कि मतलब दुनिया जो है वो ख़त्म होने के सिरे पे आ जाएगी, या फिर बहुत टफ जो है वो जीवन जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन से इंडियन स्टेट से होकर जो है वो गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है? लगभग 17 कंट्री से होकर ये अलग अलग गुजरती है। इंडिया से होकर भी जो है वो गुजरती है। अब बोलते हैं कि इंडिया से होकर तो गुजरती है, परंतु इनमें से कौन सी कंट्री से होकर ये गुजरती है? क्या सऊदी अरबिया से गुजरती है, क्या पाकिस्तान से गुजरती है, क्या नेपाल से गुजरती है, क्या श्रीलंका से गुजरती है? तो ये सिर्फ सऊदी अरबिया ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से होकर जो है ये गुजरती है। साथ में आप क्या ध्यान रखेंगे? आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडियन स्टेट से होकर भी गुजरती है। ये 8 इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान आता है, जिसमें सबसे पहले तो गुजरात आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 स्टेट जो है वो आते हैं जहाँ से होकर जो है वो ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये इस अक्षांश का जो है वो सबसे उत्तरी वृत्त है, जहाँ सूर्य सीधे सिर के ऊपर जो है वो रहता है। यहाँ पर सन जो है वो डायरेक्टली ऊपर जो है वो रहता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज में मैक्सिको, अल्जीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, चाइना,
चाइना के बाद इंडिया, ऐसी ऐसी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। कंट्रीज़ की तो एक लंबी लिस्ट है, अब उसको तो रहने देते हैं, परंतु इंडियन स्टेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो वर्ष घोषित किया गया था वो किस ईयर को जो है वो किया गया था। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो बहुत पहले 1975 को जो था वो घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम यूएन के द्वारा डिक्लेयर किए हुए ईयर्स की बात करते हैं, डे तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि कौन कौन से डे जो हैं वो यूएन के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं, परंतु कुछ ईयर भी जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं। कुछ इंटरनेशनल ईयर जो है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे कि अभी कौन सा ईयर चला हुआ है, अभी 2026 जो है वो चला हुआ है। तो 2026 से ही जो है वो जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर आपको ध्यान रखने। 2026 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 2026 को ही जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया गया है। और 2026 को ही जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट भी जो है वो घोषित जो है वो किया गया है। तो ये 3 इंटरनेशनल नाम जो है वो दिए गए हैं 2026 को। इससे पहले 2025 था, और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को बोला गया है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन भी घोषित किया गया था, और 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट भी घोषित किया गया था। अब 2027 इसके बाद जब आएगा तो उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल रिसाइलेंट टूरिज्म जो है वो घोषित किया गया है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ लीगल लिटरेसी भी जो है वो उसको घोषित जो है वो किया गया है। 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2027 हो गया। ये तो मैंने आपको बता दिए कि इनको जो है वो किस किस तरह से जो है वो घोषित किया गया है। बाकी तो आपने यहाँ पर 1975 जो है वो पढ़ा। 1975 को इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर जो है वो घोषित किया गया था। हाँ, 1974 भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर जो है वो घोषित किया गया था। तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर के रूप में घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो बोलते हैं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो बोलते हैं कि उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो जयपुर में जो है वो स्थित है। हमारे जो रेलवे के अलग अलग जोन्स आते हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन दिया गया है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में जो है वो आता है। जो साउदर्न रेलवे जोन आता है उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में आता है। जो साउदर्न सेंट्रल रेलवे जोन आता है उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में स्थित है। जो ईस्टर्न रेलवे जोन आता है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में CSMT में स्थित है। और एक नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन भी आता है जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद के प्रयागराज में जो है वो स्थित है। जो नॉर्दर्न रेलवे जोन आता है, नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो है वो बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। और वैसे ही जो है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे आती है, जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। साउथ वेस्टर्न रेलवे आती है, इसका हेडक्वार्टर हुबली में जो है वो स्थित है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आती है, ये बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, परंतु ये बिलासपुर हिमाचल वाला बिलासपुर जो है वो नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ये बिलासपुर हिमाचल वाला बिलासपुर नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में जो है वो आता है। ये छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर जो है वो आता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये बिलासपुर अगर हिमाचल वाला नहीं है तो कहाँ वाला बिलासपुर है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो इतने यहाँ से जो है वो जोन्स आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। रेयर क्वेश्चन अभी तक बने हैं वैसे हमारे एग्जाम में, परंतु अभी HPRC नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो संभावित है कि उन एग्जाम में जो है वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी डीप में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बोलते हैं द फंडामेंटल ड्यूटी सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी बिकम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें बात की गई है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की, बोलते हैं ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो आती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने डिटेल से बताई थी आपको। मैंने कहा था कि ये 11 की 11 आप याद करके रखना, क्योंकि इनके ऊपर HPRC ने क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पक्का HPRC क्वेश्चन पूछेगा। वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इजी फॉर्म में भी, टफ फॉर्म में भी। तो आपको एक बार याद कर लेनी है, फिर जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। अभी इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर आप जो है वो कमेंट कर बताएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट कर बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से जो है वो सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़े रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।